नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार पालित। दोपहर के 12 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं प्रहार। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मिशन 2027 की, जिसके लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ में मौजूद हैं। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है। नितिन नवीन से बीजेपी के पूर्व अध्यक्षों ने मुलाकात की है और साथ ही यूपी में एनडीए के साथी दलों के नेताओं से भी नितिन नवीन मिले हैं। उनके साथ चुनाव को लेकर मंथन भी किया गया है। नितिन नवीन आज यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ अलग अलग मुलाकात करेंगे। वहीं शाम में बीजेपी संगठन की बैठक में शामिल भी होंगे। इससे पहले शनिवार को उत्तर प्रदेश बीजेपी नेताओं के साथ बैठक में नितिन नवीन के 2027 के विधानसभा चुनाव को जीतने का मंत्र दिया है। नितिन नवीन ने कहा कि हमें आपस में लड़ने के बजाय विपक्ष से लड़ना है। नितिन नवीन ने सांसदों, विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक की और इस दौरान नितिन नवीन ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बड़े बड़े जुलूस से कुछ नहीं होगा। चुनाव जीतने के लिए जनता के बीच जाकर बात करनी होगी। नितिन नवीन ने एनडीए नेताओं के साथ मीटिंग के बाद दावा किया है कि 2027 में बीजेपी एनडीए के साथियों के साथ मिलकर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को चुनाव के मैदान में रखी है और हम सुनिश्चित करेंगे कि उत्तर प्रदेश को जो उत्तम प्रदेश का बनाने में एनडीए के सभी दलों ने मिलकर काम किया है और हमारे नेतृत्वकर्ता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस सेवा के भाव से जनता के बीच में काम किए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है 2027 के चुनाव में हम प्रचंड बहुमत की एनडीए गठबंधन की सरकार बनाएंगे। एनडीए दलों के साथ नितिन नवीन की बैठक के बाद निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने इंडिया टीवी से बात की और संजय निषाद ने कहा कि मीटिंग में सीट शेयरिंग को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। 2027 चुनाव मिलकर कैसे जीतना है, इस पर चर्चा हुई है। बैठक में राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर भी कोई चर्चा नहीं हुई। सर, क्या बातचीत हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से? आप लोगों की सीटों पर भी बातचीत हुई या सिर्फ आज कैसे लड़ना है, कैसे विजय पाना है, इस पर चर्चा हुई? देखिए, शिष्टाचार भेंट थी, उन्होंने स्वागत किया हम लोगों का और हम लोगों ने उनका स्वागत किया। आगे कैसे जीत हमारी 2022 से भी बेहतर जीत होगी, उसके लिए चर्चा हुई है कि आपस में हम लोग संगठनात्मक रूप से तालमेल मिलाकर सभी सहयोगी दल एक साथ मिलकर एक स्वर में हमने पहले जीत के लिए सुनिश्चित करा। फिर सीट तो जब हम जीत मिलेगी तो सीट तो उसमें है ही है, उस पर चर्चा हुई है कि पहले हम लोग एक होकर एक मुद्दे पर कि हमें जीत चाहिए और जीत ऐतिहासिक जीत चाहिए। सीट शेयरिंग को लेकर कोई बातचीत पूर्वांचल में आप लोगों की अच्छी पकड़ है? सीट पर कोई चर्चा नहीं हुई है। हाँ, सीट पर चर्चा नहीं हुई है। इतनी चर्चा हुई कि भाई मझवा और कटेरी मैंने दे दी थी और इससे बहुत कि हमारे सामाजिक मुद्दे और हमारे लोगों के समायोजन का बात हो और आगे फिर सीट पर चर्चा होगी। मझवा कटेहरी आप चाहते हैं कि भाई आपके पास इस बार फिर से रहे 27 में? मैंने उससे कहा कि मैंने दे दिया था तब उस समय की माहौल सही करने के लिए, क्योंकि 2024 में हम लोग हार गए थे तो इसमें था कि उसको, क्योंकि ये ऑलरेडी उसको जीत में बदलने के लिए फिर से काम है। पीडीए को लेकर के कोई चर्चा, कैसे उसका जवाब देंगे, कैसे संविधान का जो नैरेटिव 2024 में सामने आया था उसका जवाब देंगे आप लोग? ये हुआ कि नहीं, हम लोग सब एक है कि विपक्ष जो भी है, विपक्ष खाली भ्रम डालता है। हम अपने कामों पर चर्चा हो और हमारे अपने मुद्दे पर चर्चा हो कि हम लोगों ने जनता के लिए क्या किया है, उसके लिए काम। बस आखिरी सवाल ले लेता हूँ, राम मंदिर का जो कि मुद्दा चल रहा है उसको लेकर के कोई आप लोगों से बातचीत? नहीं, आज उस पर कोई बात नहीं हुई और उस पर सब जानते हैं कि सब जो दोषी होगा जैसा करेगा वैसा भरेगा और जैसा जो किया वैसा उसको हो रहा है सजा। तो जो जितना बड़ा गलती कर रहा है उतनी बड़ी सजा मिलेगी, पक्का मिलेगी और उसके लिए मुख्यमंत्री जी काम कर ही रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर ओपी राजभर का भी बड़ा बयान सामने आया है। ओपी राजभर ने कहा कि तोप का लाइसेंस मांगते हैं, कट्टा मिलता है। हालांकि ओपी राजभर ने यह भी कहा कि सभी एनडीए दलों का लक्ष्य 2027 में प्रचंड बहुमत हासिल करने का है। पूरा एनडीए 2027 में जीत के लिए काम कर रहा है। एनडीए गठबंधन 403 सीटों पर तैयारी कर रहा है। हम लोगों का उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश में 2017 से ज़्यादा सीटें जीतने के लिए हम लोग अपना काम कर रहे हैं। सभी लोग, चाहे डॉक्टर संजय निषाद जी हों, चाहे आशीष पटेल जी हों, चाहे उधर जयंत चौधरी जी हों, चाहे
भारतीय समाज पार्टी, सभी लोग, और भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक बड़ी पार्टी है भाई, वो भी अपना पूरी ताकत से लगे हैं। तो सब लोग मिल करके 2027 में सपा को साफ करना है। तोप का लाइसेंस मांगते हैं, कट्टे मिलता है। तो जो हमारी हैसियत है, जो हमारी ताकत है, उस हिसाब से जब टाइम आएगा तो फिर देखा जाएगा। हम अपनी पार्टी, अपना सिंबल पे चुनाव लड़ते हैं। जो अपनी पार्टी, अपने सिंबल पे अपनी पार्टी के नेता चुनाव लड़ते हैं, वो दल के साथ रहते हैं। ये हमारा प्रयास है और यही हम करते हैं। कम में बात बनेगी कि नहीं बनेगी? नहीं, उसे उतना हैसियत नहीं है। ठीक। अब नितिन नवीन के यूपी दौरे का टारगेट ही 2027 के चुनाव से पहले तैयारियों का जायजा लेना और पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देना है। लखनऊ में नितिन नवीन ने बीजेपी नेताओं से जो बातें कही हैं, उनमें कई बेहद अहम भी हैं। नितिन नवीन ने कहा कि विपक्ष ने राम मंदिर और दूसरे मुद्दों को लेकर हमारे खिलाफ जो नैरेटिव सेट किया है, उसे जनता के बीच जाकर तोड़ना है। नितिन नवीन ने सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों से कहा है कि वो जनता के बीच जाकर केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार की उपलब्धियों को बताएं। प्रदेश पदाधिकारियों को हर महीने क्षेत्र और जिले का दौरा करने के लिए कहा है। नितिन नवीन ने सांसद और विधायकों को आपसी टकराव ना रखने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि मनमुटाव छोड़कर एक साथ मिलकर काम करें, क्योंकि सांसद और विधायकों के टकराव और ईगो से पार्टी चुनाव में नुकसान झेलती है। नितिन नवीन ने कहा कि चुनाव नजदीक है, टीम भावना से चुनाव के लिए काम करना है, आपस में लड़ने की जगह विपक्षी दलों से लड़ना है। अगर उत्तर प्रदेश में कमल खिलेगा तो कमल की तरह प्रदेश खिलेगा और प्रदेशवासी खिलेंगे। इसलिए श्री अखिलेश यादव जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने न देखें। कई साल और समाजवादी पार्टी सत्ता के इर्द गिर्द भी दिखाई नहीं देगी। चर्चा जो हुई है वो यही हुई है कि सारी संपूर्ण नेतृत्व सरकार और संगठन का मिल करके 2027 में 2017 दोहराएगा, उससे भी बड़ी विजय प्राप्त किया जाएगा। पूरा एनडीए जो हमारा सहयोगी दल है वह सब भी एकजुट रहे। और हमारे साथ संवाददाता विशाल प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। विशाल, आज बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का क्या कार्यक्रम रहेगा, कितने बजे, कहां पर उनको किससे मुलाकात करनी है, क्योंकि दोनों डिप्टी सीएम के साथ भी मुलाकात तय है? बिल्कुल अमित, 2 दिनों का उनका जो दौरा है वो लगातार मीटिंग से बीत रहा है, बातचीत में बीत रहा है। अब से कुछ देर पहले एनडीए के जो घटक दल हैं उन सभी के साथ उत्तर प्रदेश की जो लीडरशिप है उनसे उन्होंने मुलाकात की है और जीत की बात हुई है, सीट शेयरिंग की बातचीत नहीं हुई है। और चूंकि आपने कार्यक्रम का जिक्र किया अमित, तो बीती रात की अगर बात किया जाए तो मुख्यमंत्री के जो सरकारी आवास है योगी आदित्यनाथ का, 5 कालीदास, वहां पर जाकर के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने डिनर किया है। आज दोपहर 1 बजे की बात किया जाए तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर वो जाएंगे और वहां पर लंच करेंगे। शाम 5 बजे की अगर बात कर लिया जाए तो वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास पे जाएंगे, वहां पर चाय पिएंगे। इसके अलावा अगर बात कर लिया जाए तो वो प्रेरणा स्थल भी जाएंगे और जो शक्ति संवाद है, जो बूथ अध्यक्ष होंगे, जो बीजेपी कार्यकर्ता की जो रूट है, उन सारे लोगों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और वहां पर उनका एक संबोधन भी होगा। इसके अलावा अगर बात कर लिया जाए तो गणमान्य व्यक्तियों के साथ भी उन्होंने आज मुलाकात की है। और इसके अलावा अगर बात किया जाए कि पदाधिकारियों के साथ, पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ, मौजूदा मंत्रियों के साथ, सांसदों के साथ, विधायकों के साथ जो बातचीत की है, जो मुलाकात हुई है नितिन नवीन की, उसमें जो एजेंडा दिया है, उन्होंने जो जीत का मंत्र दिया है वो बिल्कुल साफ है कि कार्यकर्ताओं के साथ संवाद रखना होगा, संगठन और सरकार को एक दूसरे के साथ समन्वय रखना होगा। जो पदाधिकारी अभी हाल ही में ज्वाइन किए हैं, जिनको नई जिम्मेदारी दी गई है, सरकार के साथ समन्वय करके उनको क्षेत्र में जाना होगा, लोगों के दिलों में बसना होगा, रात्रि प्रवास करना होगा अपने क्षेत्र में। और जो संगठन के पदाधिकारी अभी हाल ही में ज्वाइन किए हैं, जिनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, वो बाकायदा क्षेत्र में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश के जो संगठन महामंत्री हैं वो बाकायदा इसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे कि वो पदाधिकारी जहां पर गए हैं उसकी लाइव तस्वीरों के साथ, और उस पूरी रिपोर्ट को दिल्ली बीजेपी कार्यालय में बाकायदा भेजा जाएगा और उसको बाकायदा वहां पर जो उसका अवलोकन होता है वो भी किया जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि नितिन नवीन ने यहां आकर के जो मंत्र दिया है वो बिल्कुल साफ है कि मेहनत सबको करनी है, जनता के बीच सबको जाना है, लड़ना विपक्ष से है, आपस में बिल्कुल नहीं लड़ना है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो देखा गया कि कुछ सांसदों के साथ, कुछ विधायकों के साथ जो कि बीजेपी के ही हैं,
घटक दलों के हैं उनके साथ कुछ गतिरोधक बातें सामने आई थी, जिसको देखते हुए संज्ञान लिया गया है और इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि जो लड़ाई है वो विपक्ष से है, आपस में लड़ने की कतई जरूरत नहीं है, एक दूसरे के साथ समन्वय करने की जरूरत है और जो लक्ष्य है वो लक्ष्य ये है कि 2027 में डबल इंजन की सरकार को एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में वापसी करना है। तो जो मूल मंत्र है, जो रोड मैप है, जो खाका है, जो सोशल इंजीनियरिंग की बातें हैं, वो सारी बातें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपने पिछले जो 1.5 दिन का उनका दौरा है उसमें लगातार वो कह रहे हैं और इसी बीच वो लगातार न सिर्फ लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, नब्ज को टटोल रहे हैं, बल्कि घटक दलों से भी मुलाकात करके उनके साथ भी बातचीत कैसे आगे बढ़े इसको पूरा जो रूपरेखा है वो तैयार कर रहे हैं और सबके साथ 1-to-1 संवाद कर रहे हैं ताकि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार की तीसरी बार रिकॉर्ड तौर पर वापसी कराई जा सके। अमित जी बिल्कुल, तो आप बता रहे हैं 1 बजे मुलाकात होगी यहाँ पर ब्रजेश पाठक से और 5 बजे शाम को मुलाकात होने जा रही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से और उसके बाद ये लगातार उन्होंने जो कार्यक्रम अपना बनाया उसमें साफ है कि इस वक्त वो यही चाहते हैं कि जो पार्टी है मिलजुल कर आगे बढ़े और जो मनमुटाव है उसको हटाकर विरोधियों से लड़े, अपनों के साथ लड़ाई ना करें। कल नितिन नवीन लखनऊ के हजरतगंज इलाके की मशहूर चाय की एक दुकान पर भी पहुंचे। उन्होंने यहां पर आम जनता के बीच बैठकर चाय पी, समोसे और बन मस्का का लुत्फ उठाया, चाय पर चर्चा की। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन में BL संतोष थे, उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस दौरान उनके साथ मौजूद थे। कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और नितिन नवीन की कोशिश यही है कि जनता की नब्ज को टटोली जाए और यही वजह कि उन्होंने हजरतगंज पहुंच के यहाँ पर चाय पी और आम लोगों के बीच जाकर संवाद भी किया। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की TET एग्जाम की। यूपी में 3 दिनों तक हुई TET परीक्षा खत्म हो चुकी है। इस बार 19,94,661 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, लेकिन 17,70,714 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। इस दौरान 2,24,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। इस बार TET परीक्षा में आयोग ने सख्त नियम अपनाए थे। 2 शिफ्ट में परीक्षा के दौरान एडमिट कार्ड की जांच, बायोमेट्रिक मिलान और रेटिना स्कैन किया गया। अब इसी के चलते 44 सॉल्वर्स को गिरफ्तार किया गया है। ये दूसरे अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा देने आए थे जो पकड़े गए थे। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने बताया कि पहली बार AI तकनीक से जांच की गई है, जिसका नतीजा यह हुआ कि 44 सॉल्वर्स को परीक्षा से ठीक पहले गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये सॉल्वर्स कौन है? सॉल्वर्स वो लोग होते हैं जो किसी के जगह पर पैसे लेकर एग्जाम देने जाते हैं और यही वजह कि बायोमेट्रिक और रेटिना टेस्ट करवाया गया। अब बायोमेट्रिक जब टेस्ट हुए तो ये लोग पकड़े गए और इनको पकड़ने के बाद आखिरकार इनके पीछे कौन लोग हैं, किस तरह से ये पूरा गैंग चलाते, सिंडिकेट चलाते हैं, ताकि ये क्या कर सकते हैं, फर्जीवाड़ा कर सकते हैं, किसी और के जगह परीक्षा देते हैं। और देखिए जैसे ही इसमें बायोमेट्रिक का इस्तेमाल हुआ, रेटिना स्कैन हुआ, ये पकड़े गए। इस आयोग के द्वारा प्रथम बार इतने भारी संख्या में जो अभ्यर्थी थे उनकी परीक्षा कराई गई। कुल 19 लाख से अधिक बच्चे थे, अभ्यर्थी थे और लगभग 88-89% लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया। और इस दौरान टेक्नोलॉजी और AI का भरपूर इस्तेमाल किया गया और उसके कारण बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे थे उनको भी उनका चिन्हांकन किया गया और संबंधित पुलिस को अग्रिम कार्रवाई के लिए हैंडओवर किया गया। कुल मिला के परीक्षा बहुत ही अच्छे माहौल में और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराई गई। वहीं महाराष्ट्र TET पेपर लीक के मामले के तार यूपी से जुड़ गए हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने आगरा में छापेमारी करके 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान संजय शर्मा, बाबूलाल नारायण सिंह कुशवाहा और नरेश कुमार मनोहर के नाम पर हुई है। तीनों आरोपियों को भिवंडी लाकर अदालत में पेश भी किया गया है, जहां भिवंडी कोर्ट ने उन्हें 9 जुलाई तक पुलिस की हिरासत में भेज दिया है। इन नई गिरफ्तारियों के बाद अब तक गिरफ्तार होने वाले आरोपियों की कुल तादाद बढ़कर 10 तक पहुंच गई है। पुलिस की शुरुआती जांच में एक बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ है। ये तीनों आरोपी उस प्रिंटिंग प्रेस में काम करते थे जहां पर TET परीक्षा के लिए पेपर छापने के लिए भेजा गया था। आशंका जताई जा रही है कि पेपर छपाई की प्रक्रिया के दौरान ही इन आरोपियों ने पेपर लीक किया था। हम जानते हैं कि 28 जून को महाराष्ट्र में TET की एग्जाम होने वाली थी, पर 3 दिन पहले ही भिवंडी परिसर के पुलिस प्रशासन को इस बात की इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि कोई तो भी इस एग्जाम पे पेपर लीक करने की, सेल करने की कोशिश कर रहे हैं।
तभी पुलिस प्रशासन ने उसकी दखल ली और 3 लोगों को उसमें पहले फेज में अटक किया था, फिर और 4 लोगों को अरेस्ट किया और अभी और कल 3 लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया है। इस पे एसआईटी का भी गठन किया गया हुआ है। जल्दी एसआईटी के माध्यम से सब चीजें सामने आ जाएगी। इन्वेस्टिगेशन वहां चालू है। मेन आरोपी जो है उनको अरेस्ट किया गया है। डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद में और पता चलेगा। अब बात करते हैं केतन मर्डर केस की। सिया की नई चैट से केतन मर्डर केस में एक नया ट्विस्ट आया है। वो ट्विस्ट क्या है वो आपको बताएं, लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। केतन की मौत के 17 दिन बाद अब उनके दादा का भी निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि केतन के दादा देवीचंद अग्रवाल पोते की मौत से बेहद गमगीन थे। परिवार का कहना है कि वो केतन की मौत बर्दाश्त नहीं कर पाए और आखिरकार 17 दिन के बाद उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। केतन के दादा देवीचंद अग्रवाल सिया के साथ उसकी होने वाली शादी को लेकर बहुत ज्यादा खुश थे। इस साल नवंबर में दोनों की शादी भी होने वाली थी। केतन के दादा ने सिया को शादी में देने के लिए एक हीरे का हार भी खरीदा था, लेकिन उनके सारे अरमान अधूरे रह गए। आरोप है कि सिया ने चेतन के साथ मिलकर केतन को मार डाला और अब केतन के दादा भी पोते के गम में इस दुनिया से विदा ले ली है। मौत से पहले केतन के दादा ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की थी। मौत से पहले केतन के दादा ने क्या कहा था वो आपको सुनाते हैं। तो केतन मर्डर केस में एक नया ट्विस्ट आया है, वो आपको बताएं, लेकिन उससे पहले एक और दुखद खबर है। केतन के दादा का निधन हो गया है। अपने पोते के चले जाने से वो काफी गमगीन थे। जब दोनों की शादी की बात छिड़ी थी और नवंबर में शादी होने वाली थी, उसकी तैयारियों को लेकर वो काफी खुश थे। उन्होंने सिया के लिए एक हार भी खरीदा था, हीरे का हार, लेकिन उससे पहले उनको खबर मिली कि उनका जो पोता है, लाडला पोता, उसकी मौत हो गई है। लेकिन उसके ठीक 17 दिन बाद वो भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ये बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ये धोखा आपने नहीं दिया है, ये सबसे ज्यादा बुरी बात है। लड़की वाले से हमारे बहुत पुराने संबंध थे और उनको मालूम था, फिर भी नहीं हुआ। इसमें मुझे ऐसा पक्का लगता है कि बच्ची को दबाव दे के ये शादी कराने का उनका इरादा था। उसमें जो भी 4-5 जने इन्वॉल्व है उनकी भी अच्छी तरह चौकसी हो और इन दोनों को तो सजाए मौत हो, बाकी को भी अच्छी सजा मिले। और आप सब सारे हमारे सोसाइटी के भाई जो हमारे इस दुख में शामिल हुए, अपना अनमोल समय खराब करके यहाँ आए, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। उधर जैसे जैसे केतन मर्डर केस की जांच आगे बढ़ी है, वैसे वैसे नए नए और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस के हाथ इस मामले में बेहद चौंकाने वाला सुराग लगा है, जिसने इस पूरी मर्डर मिस्ट्री में नया ट्विस्ट ला दिया है। पुलिस के हाथ सिया की एक ऐसी चैट लगी है जो इशारा कर रही है कि हत्या की इस पूरी वारदात को एक गहरी साजिश के तहत अंजाम दिया है। पुलिस को सिया का एक स्नैपचैट मैसेज मिला है। सिया ने यह मैसेज केतन की मौत से 24 दिन पहले अपने एक दोस्त को किया था, जिसमें उसने लिखा था कि यह शादी नहीं होगी। 25 मई की चैट में सिया अपनी एक दोस्त से शादी की बुकिंग के लिए आधार कार्ड मांगती है, लेकिन इसके बाद सिया ने जो लिखा वो बेहद हैरान करने वाला है। सिया ने लिखा है कि शादी की टिकट के लिए आधार कार्ड फ्रंट बैक भेज दे, जो होने नहीं वाला है लेकिन फिर भी भेज दे। सिया और चेतन पर आरोप है कि उन्होंने केतन को 18 जून को पुणे के लोहागढ़ फोर्ट से धक्का देकर मार डाला था। केतन और सिया की शादी इस साल नवंबर में होने वाली थी, लेकिन उससे पहले एक चैट आता है जिसमें अपनी दोस्त को वो लिखती है कि यह शादी नहीं होने वाली है। केतन हत्याकांड की जांच फुल स्पीड में चल रही है। सिया के खिलाफ एक के बाद एक सबूत भी मिलते जा रहे हैं। इस बीच सिया का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो हाथ की उंगली से गलत इशारा कर रही है। अश्लील इशारा करने के आरोप के बाद अब सिया के परिवार ने इस मामले में सफाई दी है। पिता ने कहा है कि सिया ने कोई गलत इशारा नहीं किया है। 2 दिन पहले जब सिया को उसके घर पुलिस जांच के लिए लाई थी, उस दौरान पुलिस वैन के दरवाजे में उसकी 2 उंगलियां दब गई थी, जिस वजह से वो अनकंफर्टेबल स्टेट में थी और चोट लगने की वजह से ही उसने उंगली सीधी कर रखी थी। तो ये वो तस्वीर है जिसको लेकर एक विवाद छिड़ा था। बात करते हैं दिल्ली से सटे गाजियाबाद की, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ पीला पंजा जमकर गरज रहा है। लोनी में प्रशासन ने अवैध मजार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इंदिरा मार्केट में इस मजार का निर्माण सरकारी जमीन पर कब्जा करके किया गया था, जिसकी वजह से हर दिन यहां पर ट्रैफिक जाम भी लगता था। प्रशासन ने यह कार्रवाई सड़क पर ट्रैफिक को सुचारू बनाने के लिए किया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बुलडोजर एक्शन के दौरान बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया। उत्तर प्रदेश
प्रदेश में अवैध कब्जे के खिलाफ सरकार एक्शन में। इस समय हम लोनी में मौजूद हैं और लोनी जिले में इस समय बुलडोजर की कार्यवाही की जा रही है। सड़क किनारे बनी अवैध मजार को फिलहाल एसडीएम की मौजूदगी में प्रशासन का बुलडोजर हटा रहा है। एसडीएम का कहना है कि 15 साल पुरानी ये मजार है, लेकिन ये मजार क्योंकि बीच बाजार ठीक सड़क किनारे बनी हुई थी और जो इसका कंस्ट्रक्शन था, अवैध कंस्ट्रक्शन था, वो धीरे धीरे सड़क तक आ गया था, जिसके चलते इस सड़क पर घंटों का जाम लगता था। गाड़ियां यहां पे आकर रुक जाती थी। शाम को लगभग 2 से 3 घंटे लोग यहां पर फंसे रहते थे। एसडीएम के नोटिस के बाद फिलहाल यहां पे बुलडोजर पहुंचे हैं प्रशासन के और सड़क किनारे बनी इस मजार को हटाया जा रहा है। केवल पहले यहाँ पे मजार थी और फिर धीरे धीरे लोगों ने यहाँ पे छोटी दीवार बनाना शुरू कर दिया, पेड़ लगा दिया और धीरे धीरे लोगों ने इस मजार पे भी आना शुरू कर दिया। फिलहाल यहाँ पे भारी पुलिस बल के बीच में बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है और ये पहली मजार नहीं है। इससे पहले गाजियाबाद और लोनी में 2 बड़ी मजारों को इसी तरीके से बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्त किया गया। ये वो मजारें थी जहां जो अवैध तरीके से बनाई गई थी, सरकार की जमीन पे बनाई गई थी, जिन्हें बुलडोजर एक्शन के द्वारा हटाया गया। अब लोनी गाजियाबाद रोड पर करीब 15 साल पहले लोक निर्माण विभाग की जमीन पर कब्जा करके भूरे शाह की मजार का निर्माण किया गया था। मजार को 2 जेसीबी मशीन की सहायता से हटाया गया। अब 300 पुलिसकर्मी इस दौरान तैनात किए गए थे। पीएसी की 2 बटालियन मौके पर मौजूद थी। प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया जाएगा। बना हुआ अवैध अतिक्रमण है, इसको लगभग यहाँ 10 से 15 वर्ष हो चुके हैं, तो इसको इसी सड़क से जो भी अवैध अतिक्रमण उसको हटाने के अभियान में हटाया जा रहा है। ये जो नॉर्मल अभियान होता है सड़क के ऊपर है, क्योंकि ये मजार, तो सड़क के ऊपर जो भी स्ट्रक्चर होते हैं वो सब अवैध अतिक्रमण होते हैं, तो उसको नगर पालिका और पीडब्ल्यूडी द्वारा हटाया जाता है। अब खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां पर बाइक सवार का जानलेवा स्टंट वीडियो सामने आया। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर बाइक सवार हैंडल छोड़कर स्टंट करता दिखा। वीडियो में बाइक सवार बिना जान की परवाह किए तेज रफ्तार में सीट पर खड़े होकर यह स्टंट कर रहा था। बाइक सवार की इस स्टंटबाजी से ना खुद उसकी जान खतरे में थी, बल्कि जो हाईवे से गाड़ियां जा रही थी उनके ऊपर भी खतरा पैदा हो गया था। हालांकि अब वीडियो की मदद से पिलखवा पुलिस ने बाइक सवार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन देखिए जिस तरह से इसने अपनी जान तो जोखिम में डाल रही है, उसके बाद हाईवे में जो आसपास गाड़ियां जा रही हैं उनके लिए भी उसने खतरा पैदा कर दिया। अगर खुदा ना खास्ता अगर ये बाइक से गिर जाता और पीछे से कोई गाड़ी आती तो उसका क्या होता। दूसरी बात है कि अगर इसको बचाने के लिए दूसरी गाड़ी का स्पीड में है तो फिर वो क्या करते हैं।